संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी। संघ लोक सेवा आयोग है क्या? तो संघ लोक सेवा आयोग भारत की केंद्रीय भर्ती संस्था है। क्या है? भारत की केंद्रीय भर्ती संस्था। क्या है? संघ लोक सेवा आयोग भारत की केंद्रीय भर्ती संस्था है। यह स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय अर्थात संस्था है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय संस्था है क्योंकि इसका गठन संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से किया गया। गठन किस तरीके से? गठन संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से इसका गठन किया गया। क्या? इसका गठन संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से किया गया। अगर भाग की बात करें कि संघ लोक सेवा आयोग को संविधान के किस भाग में रखा गया है? तो भाग 14 आर्टिकल 315 से 323 कहां से कहां तक आर्टिकल? भाग 14 आर्टिकल 223। तो ये था हमारा कितने? भाग 14 आर्टिकल 315 से 323। संघ लोक सेवा आयोग भारत की केंद्रीय भर्ती संस्था है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है क्योंकि इसका गठन संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से किया गया है। संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323। तो इसमें क्या कहा गया है? जो संविधान का भाग 14 है अनुच्छेद 315 से 323 तक इसकी स्वतंत्रता, शक्ति, कार्य का वर्णन किया गया है। किसका? स्वतंत्रता, शक्तियां और कार्य। इसमें स्वतंत्रता, शक्तियां व कार्य, इसके साथ साथ इनके संगठन, नियुक्तियां व बर्खास्तगी व पद से हटना, बर्खास्तगी। क्या बात की गई है? भाग 14 अनुच्छेद 315 से 223 तक इसमें स्वतंत्रता, संघ लोक सेवा आयोग के स्वतंत्रता, शक्ति और कार्यों के अलावा इनके संगठन, नियुक्तियों व बर्खास्तगी की भी व्याख्या की गई है। इनका विस्तार का वर्णन किया गया है।
तो समझ में आया होगा कि संघ लोक सेवा आयोग है क्या, इसका किस तरीके से गठन हुआ, यह कौन सा निकाय है, इसके द्वारा क्या किया जाता है। समझ में आया। तो संघ लोक सेवा आयोग भारत की एक भर्ती संस्था है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है क्योंकि इसका गठन संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से किया गया है। इसको संविधान में भाग 14 अनुच्छेद 315 से 323 तक रखा गया है, जिसमें संघ लोक सेवा के आयोग की स्वतंत्रता, शक्तियां और कार्यों के अलावा संगठन व सदस्यों की नियुक्तियों और बर्खास्तगी के बारे में विस्तार का वर्णन किया गया है। अब इसकी संरचना क्या है, संघ लोक सेवा आयोग की संरचना क्या है। संघ लोक सेवा आयोग की संरचना। संघ लोक सेवा आयोग में संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और कुछ अन्य सदस्य। तो सबसे पहले संघ लोक सेवा में एक अध्यक्ष व कुछ अन्य सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो संघ लोक सेवा आयोग की संरचना में सबसे पहले एक अध्यक्ष होता है और कुछ अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगर बात करें इनकी संख्या, कि कुछ सदस्य बोल दिया गया है कि इनकी संख्या कितनी होती है। तो संविधान में आयोग की संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है। किसका, संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है। मतलब कि कितने, जो आयोग के संविधान में जो आयोग की संख्या है सदस्यों की, उसका उल्लेख नहीं किया गया है। इस बात को राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया गया है। इसमें संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया गया है, जो आयोग की संख्या का निर्धारण करेगा। कौन, राष्ट्रपति। संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, ये राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया गया है कि वह आयोग की संख्या क्या निर्धारित करता है, यानी कि आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होगी वो किस पर डिपेंड है, वो राष्ट्रपति, यानी कि वो राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे कि आयोग की संख्या कितनी होगी। अगर बात करें कि साधारण तौर पर, मतलब उल्लेख नहीं किया गया है, उसको राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया गया है, लेकिन अगर हम मोटे मोटे तौर पर, साधारण तौर पर अगर कहें तो अध्यक्ष समेत, किसके समेत, अध्यक्ष समेत, मतलब केवल सदस्यों की संख्या नहीं, अध्यक्ष को मिलाकर 9 से 11 होनी चाहिए।
अध्यक्ष को मिलाकर आयोग के सदस्यों की संख्या क्या होनी चाहिए? 9 से 11। नौ से 11 सदस्य होते हैं। कितने? साधारणतः अगर आयोग की बात की जाए तो इसमें अध्यक्ष समेत 9 से 11 सदस्य होते हैं। इसके अलावा अगर आयोग में सदस्यों की बात की जाए तो इसमें उनकी योग्यता का भी उल्लेख नहीं किया गया है। किसकी? सदस्यों की योग्यता का भी उल्लेख नहीं किया गया है। सदस्यों की योग्यता का उल्लेख नहीं किया गया है। ना ही संविधान में आयोग के सदस्यों की संख्या का उल्लेख किया गया है, ना ही उनकी योग्यता का उल्लेख किया गया है। जैसे कि यहाँ पर बोल दिया गया है कि साधारणता, अगर हम मोटे मोटे तौर पे कहें, साधारण शब्दों में कहें तो यहाँ पे जैसे बोल दिया गया है कि अध्यक्ष को मिलाकर 9 से 11 सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। कितनी? 9 से 11 सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। उसी तरीके से सदस्यों की योग्यता का भी उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन यह आवश्यक है कि इसमें बोला गया है कि योग्यता क्या क्या होगी ये नहीं, लेकिन एक चीज आवश्यक कर दी गई है। आवश्यक है कि आयोग के आधे सदस्यों को भारत सरकार के या राज्य सरकार के, किसके? आयोग के आधे सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष, क्या 10 वर्ष का काम करने का अनुभव होना चाहिए। संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है कि सदस्यों की योग्यता क्या होगी, लेकिन यह आवश्यक कर दिया गया है कि आयोग के आधे सदस्य भारत सरकार या फिर राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष का काम करने का अनुभव होना चाहिए। किसके? भारत आयोग के आधे सदस्य। भारत सरकार या राज्य सरकार राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष का काम करने का अनुभव होना चाहिए। क्या बोला गया है? यह आवश्यक कर दिया गया है कि आयोग के आधे सदस्य भारत सरकार या फिर राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष काम करने का अनुभव रखते हो। वह राज्य सरकार या भारत सरकार के अधीन 10 वर्ष तक कार्य कर चुके हो।
तो इसकी संरचना किस तरीके से है? तो संघ लोक सेवा आयोग की संरचना किस तरीके थी? एक अध्यक्ष और कुछ अन्य सदस्य होंगे जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। संविधान में आयोग के सदस्यों की संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है, ये राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया गया है। लेकिन इसमें क्या कह दिया गया है साधारण शब्दों में कि अध्यक्ष को मिलाकर, कितने अध्यक्ष को मिलाकर सदस्यों की संख्या 9 से 11 होनी चाहिए। साथ में किसको मिलाया गया? अध्यक्ष को। और संख्या कितनी होनी चाहिए? 9 से 11 संख्या होनी चाहिए। दूसरा, सदस्यों की योग्यता का संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। सदस्यों की संख्या का संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन यह आवश्यक कर दिया गया है कि आयोग के आधे सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष का काम करने का अनुभव होना चाहिए। कितना? 10 वर्ष का काम करने का अनुभव होना चाहिए। ये हमारे संघ लोक सेवा आयोग का संरचना थी कि कितने सदस्य होने चाहिए, उनकी नियुक्ति कौन करता है, किस चीज का उल्लेख दे रखा है संविधान में, किस किस चीज का नहीं दे रखा है। तो ये है हमारे संघ लोक सेवा आयोग की संरचना। अब आगे चलते हैं, उनकी पदावधि क्या होती है। क्लास में हो सकता है थोड़ा डिस्टरबेंस हो, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिए। कोशिश कर रहे हैं क्लास की क्वालिटी अच्छी रहे, बस थोड़ी सी सिस्टम प्रॉब्लम है। आवाज तो क्लियर आ रही होगी अब। अब हम चलते हैं संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की पदावधि। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की पदावधि क्या होती है, उनका कार्यकाल कितने टाइम तक होता है? तो आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का पद ग्रहण से, कब से? अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल, अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल उनके पद ग्रहण से, उनके पद ग्रहण से 65 वर्ष ले दो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। पदावधि क्या होती है? अध्यक्ष या सदस्यों की पदावधि पद ग्रहण करने से 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। इसके अलावा वे राष्ट्रपति को, इसके अलावा वह राष्ट्रपति को संबोधित करके भी अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। क्या?
इसके अलावा वह राष्ट्रपति को भी अपनी संबोधित करके पद त्याग दे सकते हैं। उनको उनके कार्यकाल से पहले भी कार्यकाल से पहले भी पद से हटाया जा सकता है। पद से हटाया जा सकता है, यानी कि उनकी जो पदावधि होती है वो पद ग्रहण करने से 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। उसके अलावा वह राष्ट्रपति को संबोधित करके त्याग पत्र भी दे सकते हैं। उनको उनके उनका कार्यकाल समाप्त नहीं हुआ है, ना ही उनके 6 वर्ष पूरे हुए हैं और ना ही वे व्यक्ति 65 वर्ष की आयु के हुए हैं, उसके बाद भी उनको हटाया जा सकता है। लेकिन ये क्या, जो संविधान में वर्णित प्रक्रिया है, जो संविधान में बताया गया है उस तरीके से उनको कार्यकाल से पहले भी हटाया जा सकता है। तो संविधान में क्या वर्णित है, संविधान में क्या उल्लेख किया गया है जिस तरीके से उनको उनके कार्यकाल से पहले भी हटाया जा सकता है। तो संविधान में वर्णित, इसमें संविधान में वर्णित प्रक्रिया जिससे संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को उनके पद से हटाया जा सकता है, वह कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें संघ लोक सेवा के अध्यक्ष और सदस्यों को उसके कार्यकाल पूरा होने से पहले उन्हें हटाया जा सकता है। सबसे नंबर पहला पॉइंट है, अगर उसे दिवालिया घोषित कर दिया गया हो। क्या, अगर उसे दिवालिया घोषित कर दिया गया हो तो उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। अगर वह अपने कार्यकाल के दौरान अपने पद पर बना हुआ है और किसी, जैसे बाहर से किसी से वेतन नियोजन करता है, यानी कि वह अपने पद पर है और वह बाहर से पैसे लेता हुआ पाया जाता है, वो किसी बाहर से अपनी जो जॉब है उससे अलग कोई काम कर रहा है, ऐसा काम हो सकता है सरकार से ही रिलेटिव कार्य हो या कोई अलग ऐसा कार्य हो जो उसे नहीं करना चाहिए, अगर ऐसे पाया जाता है तो उसको उसके कार्यकाल से हटाया जा सकता है, यानी कि बाहरी नियोजन कर रहा हो। तो बाहरी नियोजन, बाहर से किसी से वेतन पा रहा हो, तो पहला सबसे पहले उसे दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, या फिर उसकी पदावधि के दौरान, उसके पद ग्रहण के दौरान, कार्यकाल के दौरान वह बाहरी किसी वेतन से नियोजन करता है तो उसे उससे पद से हटाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है, अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि वह मानसिक या शारीरिक तौर पर सही नहीं है, वो अक्षम है, तो क्या हो सकता है, उसे पद से हटाया जा सकता है। अगर राष्ट्रपति को लगता है वह व्यक्ति मानसिक और शारीरिक शारीरिक मानसिक और शारीरिक
तौर पर सही नहीं है तो उसे पद से हटाया जा सकता है, वह अपने पद पर बने रहने योग्य नहीं है। ठीक है, दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, बाहरी वेतन नियोजन कर रहा हो, या राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि वह मानसिक और शारीरिक दृष्टिकोण से सही नहीं है तो वह अपने पद पर बने रहने योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त क्या होगा? इसके अतिरिक्त अगर राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष या फिर दूसरे सदस्यों को कदाचार, क्या उनके कदाचार के कारण भी उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। किसके? कदाचार। तो राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष या फिर दूसरे सदस्यों को उनके कदाचार के कारण भी हटा सकते हैं। किसके? कदाचार के कारण भी हटा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति ने बोल दिया, उन्होंने कदाचार लगा दिया उन पर और बोल दिया कि कदाचार के कारण इस व्यक्ति को पद से हटाया जा रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। इसके लिए ऐसा जो मामला आएगा उसको राष्ट्रपति उस मामले को उच्चतम न्यायालय के पास भेजेगा। किसके? राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के पास भेजेंगे। कौन? राष्ट्रपति ऐसे मामले को उच्चतम न्यायालय के पास भेजेंगे। अगर उच्चतम न्यायालय जांच करता है, क्या जांच करे, उच्चतम न्यायालय के पास वो मामला गया और उच्चतम न्यायालय ने क्या की? उसकी जांच की। अगर उच्चतम न्यायालय जांच के बाद ऐसा परामर्श करता है कि जो समर्थन करे, जांच के बाद उच्चतम न्यायालय उसका समर्थन करता है तो राष्ट्रपति अध्यक्ष या दूसरे सदस्यों को पद से हटा सकता है। क्या? अगर कदाचार लगा हुआ है तो राष्ट्रपति को इस चीज को उच्चतम न्यायालय के पास भेजना होगा। उच्चतम न्यायालय जांच करने के बाद, पहले जांच करेगा और जांच करने के बाद अगर उच्चतम न्यायालय उसका समर्थन करता है, जांच करने के बाद समर्थन करता है और बर्खास्त करने का परामर्श दे देता है, उसे उससे पद से हटाने के लिए कह देता है, तो राष्ट्रपति अध्यक्ष या सदस्य को उसके पद से हटा सकता है। क्या किस तरीके से हटाया जा सकता है ये पढ़ लिया होगा। और हमने पढ़ाया था कि उच्चतम न्यायालय उसको, उच्चतम न्यायालय अगर परामर्श करता है तो उसे उस पद से हटा दिया जाएगा। तो संविधान की इस अनुबंध के अनुसार, यानी कि जो उपबंध दिया गया है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के पास उसको जांच करने के लिए भेजेगा, तो संविधान में जो उपबंध दिया गया है उसके द्वारा जो उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है, जो परामर्श दिया है, तो राष्ट्रपति के लिए क्या होगा? वो बाध्य होगी। यानी कि उच्चतम न्यायालय ने जो सलाह दी है वो राष्ट्रपति के लिए बाध्य होगी। यानी कि पहले कदाचार दिवालिया हो गया, कहीं बाहर से वेतन हो गया, या फिर राष्ट्रपति को लगता है कि वो मानसिक या शारीरिक दृष्टिकोण से सही नहीं है तो उसे पद से हटा सकते हैं। लेकिन दूसरा तरीका है कि उसको साबित कदाचार कर दिया जाए। तो कदाचार का अगर उस पर इल्जाम लगता है तो उसको पहले राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के पास भेजेंगे, उसके बाद में राष्ट्रपति सिर्फ उसको उच्चतम न्यायालय के पास भेज देंगे और फिर उच्चतम न्यायालय जो निर्णय लेगा
वो संविधान में दिए गए उपबंधों के कारण उच्चतम न्यायालय की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्य होगी। किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए बाध्य होगी। उच्चतम न्यायालय ने अगर एक बार फैसला कर दिया है या सलाह दे दी है तो वो राष्ट्रपति को मानना होगा, राष्ट्रपति उसके लिए बाध्य होंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब माइंड में उठ रहा होगा कि कदाचार क्या है। अभी हमने बोला कि कदाचार, कदाचार के आधार पर आयोग के सदस्य या अध्यक्ष को हटा दिया जाएगा। तो ये कदाचार है क्या? कदाचार तो इस संदर्भ में कदाचार के बारे में संविधान कहता है, यानी कि कदाचार के बारे में संविधान ने क्या कहा है? तो संविधान कहता है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या फिर अन्य सदस्य, कौन? अध्यक्ष या फिर अन्य सदस्य को कदाचार का दोषी माना जाएगा। तो कदाचार अगर वह क्या होगा? सबसे पहला पॉइंट, भारत सरकार या राज्य सरकार, कितना? भारत सरकार या राज्य सरकार भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी संविदा या करार से संबंधित हो। क्या हो? भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी संविदा, इसमें भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी संविदा या करार से संबंधित या फिर इच्छुक हो। दूसरा वर्ड है निगमित कंपनी के सदस्य और कंपनी के अन्य सदस्य, यानी कि निगमित जो कंपनी है उनके सदस्य या फिर अन्य सदस्य के साथ सम्मिलित रूप से संविदा के लाभ पर, यानी कि निगमित कंपनी अन्य कंपनी, निगमित कंपनी या फिर अन्य कंपनी के अन्य सदस्यों के साथ सम्मिलित रूप से संविदा या करार के लाभ के लिए भाग लेता हो। यानी कि अगर उस पे कदाचार कब लगाया जा सकता है? जो भारत सरकार या फिर राज्य सरकार की किसी संविदा के करार या संबंधित इच्छुक हो, या फिर निगमित कंपनी या अन्य कंपनी के अन्य सदस्यों के साथ, या तो वह कंपनी या किसी सदस्य के साथ सम्मिलित रूप से संविदा या फिर करार के लाभ के लिए भाग लेता हो। यानी कि वो किसी कंपनी से और मतलब या अन्य सदस्यों से संबंधित किसी संविदा से उसके लाभ का भाग लेता हो, उससे लाभ के रूप में कुछ लेता हो, तो उस पर कदाचार लगाया जाएगा। इनकी स्वतंत्रता क्या होती है? स्वतंत्रता, संघ लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता क्या है? यानी कि संघ लोक सेवा, हमने बोला था, अभी थोड़ी देर पढ़ा था
कि यह एक स्वतंत्र निकाय है। तो संविधान में संघ लोक सेवा आयोग के निष्पक्ष व स्वतंत्र कार्य करने के लिए क्या क्या उपबंध दिए गए हैं। तो सबसे पहला की पॉइंट में लिखूंगी, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, क्या संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को राष्ट्रपति संविधान में वर्णित आधारों पर ही हटा सकते हैं। वो हमने पढ़ लिया था। इनको स्वतंत्रता इसलिए है कि राष्ट्रपति उनको संविधान में वर्णित आधारों के बयान पर ही, आधारों पर ही हटा सकते हैं। इसीलिए उनको अपनी पदावधि में कार्य करने की सुरक्षा होती है। क्या इसलिए कार्य अवधि में कार्य करने की सुरक्षा होती है, क्योंकि इनको तभी हटाया जा सकता है जो उपबंध संविधान में दिए गए हैं। तो हमने पढ़ा था कि जो क्या कहते हैं, संविधान में राष्ट्रपति निर्धारित करता है, उनकी जो कार्य थे, जो संख्या थी वो राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दी गई थी। उसके अलावा उनकी जो शर्तें हैं, सेवाएं हैं, वो भी राष्ट्रपति ही तय करते हैं। तो जब उनके अध्यक्ष या सदस्यों की शर्तें राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है, लेकिन नियुक्ति के बाद संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य या अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद उनकी कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकते, लाभकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकते हैं। यानी कि अध्यक्ष सदस्यों की सेवा शर्तों की जो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाते हैं, लेकिन नियुक्ति के बाद उनमें कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यानी कि उनका नियुक्ति हो गई है, राष्ट्रपति ने उनकी सेवा शर्तें निर्णय ले लिया है, उसके बाद में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। उनकी जो सेवा शर्तें होती हैं उसमें क्या क्या है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्षों के जो वेतन होते हैं, पेंशन, वेतन भत्ते, खर्चे जो भी होते हैं, वो संचित निधि से प्राप्त होते हैं। किससे? संचित निधि से। जो भी उनकी पेंशन है, भरते हैं, जो भी उनकी सैलरी बनती है, जो भी उनका खर्चा है, वो कहाँ से प्राप्त करते हैं? वो करते हैं संचित निधि से। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को वेतन, पेंशन, जो भी खर्चे हैं उनके, वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? संचित निधि से। और इसमें मतदान भी नहीं किया जाता है। क्या? इसमें मतदान नहीं किया जाता है। जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष यानी कि कार्यकाल के बाद उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है, तो वह भारत सरकार या किसी संघ की सरकार के अधीन किसी नियोजन के पात्र नहीं होंगे। मतलब उनका कार्यकाल के बाद यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य का कार्यकाल खत्म हो गया है, तो वह कार्यकाल के बाद भारत सरकार या किसी संघ की सरकार के अधीन किसी और नियोजन या फिर नौकरी के पात्र नहीं होंगे।
क्या था, मतलब उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है तो कार्यकाल के बाद वह भारत सरकार या फिर किसी राज्य सरकार के अधीन कार्य या नौकरी के पात्र नहीं होंगे। लेकिन जो यूपीएससी का सदस्य है वो कार्यकाल के बाद संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या फिर किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के पात्र होंगे। वह किसी नौकरी के पात्र नहीं होंगे, राज्य सरकार भारत सरकार सॉरी या किसी राज्य के अधीन किसी नौकरी के पात्र नहीं होंगे। लेकिन अगर जो कार्यकाल के बाद संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या फिर किसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या फिर राज्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के पात्र होंगे, यानी कि उनको अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। समझ ही गए होंगे। संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष के कार्यकाल के बाद उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है तो उन्हें पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता, यानी कि वह दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त नहीं किए जा सकते। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर संघ लोक सेवा आयोग का कार्य सदस्य का कार्यकाल खत्म हो चुका है तो उनको दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ये थी हमारे संघ लोक सेवा आयोग, जिससे हमने जो भी जुड़े टॉपिक थे वो हमने बहुत अच्छे से कवर किए हैं। जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वहां हमने वो टॉपिक कवर किए हैं और क्वेश्चन इन्हीं टॉपिकों से बनते हैं। तो आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। कुछ दिनों से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से क्लास में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। वही वैसे क्लास का टाइम है 8 बजे से जीएस का क्लास और 9:30 से मैथ की क्लास। 8 से जीएस और 9:30 से